हेलो। हेलो। आ, सभी को शाम का सलाम और नमस्ते, गुड इवनिंग सबको। और मेरा नाम खैरून है और मैं परवास संस्था है जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और बच्चों के लिए एजुकेशन में काम करती है। और अलग अलग मुद्दों से हम लोग जुड़े रहते हैं। सबसे पहले मैं थैंक्स विसामो किड्स को और अम्मी बहन को और सुदेशना जी को मैं क्यों कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया है बात करने का। और विसामो से भी हमारी मुलाकात इसी तरह से हुई थी जिस तरह से विसामो काम करता है अलग अलग एरियो में, एजुकेशन के सेक्टर में। बहुत ही बढ़िया काम है और बहुत ही चैलेंजिंग काम है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे विसामो की ओर से। तो विसामो परिवार का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे बात करने के लिए यहाँ पर इनवाइट किया है। तो हमारी विसामो के साथ किस तरह से परिचय हुआ और किस तरह से एक दोस्ती बनी उसके बारे में बताऊंगी। और आप जानते ही हैं कि आज का मेरा टॉपिक है एन्जॉय द लाइफ यू हैव, मतलब कि हमें एक लाइफ को किस तरह एन्जॉय करना चाहिए। कितने भी स्ट्रगल आए, कितने भी संघर्ष आए और कई प्रॉब्लम्स आए, फिर भी किस तरह से हम अपने जीवन को टिका के रखते हैं उन संघर्षों में, उस पर ज़्यादातर मैं बात करना चाहूँगी। जो मेरी ज़िंदगी के अपने खुद के अनुभव है, मेरे काम के अनुभव है, जो ज़िंदगियां हम अपने आसपास, अपने सोसाइटीज़ में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, हम जिन्हें नहीं जानते, जिनको हम सुनते हैं, जिन्हें पढ़ पाते हैं, जिन्हें हम टीवी में देख पाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और किस तरह से ऐसे स्ट्रगल्स है जो लाइफ में आ रहे हैं और जिस तरह का कोविड-19 चला, पेंडेमिक जो चला हमारे यहाँ से 22 मार्च के बाद, उसमें किस तरह की दिक्कत आई और परवाज़ ने क्या काम किया, उस बारे में भी मैं थोड़ा सा बातचीत करूँगी। तो फिर से एक बार सभी को गुड इवनिंग है। विसामो के साथ का मेरा परिचय इस तरह से हुआ कि सुदेशना जी और अम्मी बहन हैं, उनसे हमारी एक बार बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि विसामो किस तरह से जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए काम करता है, उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था करता है, उनको पढ़ाता है। और ये मौका मिला जब वो हमारे फील्ड में आए और ये बहुत अच्छा अनुभव था, हमारे लिए पहला अनुभव था कि इस तरह से विसामो हमारे एरिया में, हमारा जो वर्किंग एरिया है वो है अर्बन अहमदाबाद, जिसके अलग अलग जो अर्बन पुअर शहरी विस्तार है उसमें काम करते हैं। हमारा काम ज़्यादातर ये जुआपुरा, सरखेज, बॉम्बे होटल और उसके आसपास कई ऐसे छोटे मोटे इलाके हैं जहाँ पर हम लोग महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ काम करते हैं। उसी दरमियान हमारी ये बच्चों के एजुकेशन को लेकर और एडमिशन के लिए जो प्रोसेस होती है वो हमें सीखने का एक मौका मिला। और इतना अच्छा अनुभव था कि किस तरह से सुदेशना जी और अम्मी बहन ने आके बच्चों को ऑर्गेनाइज़ किया। उनके लिए इतनी अच्छी तरह से उनकी जो एक्टिविटी करने का तरीका था और बच्चों के साथ प्यार से और उन बच्चों में से जो बाहर निकालना था, वो प्रोसेस इतनी मतलब दिल को छू गई ना कि मैं शायद अपने शब्दों में नहीं कह पाऊँगी।
तो इस तरह विशामों के साथ एक रिश्ता जुड़ता गया और हमने बहुत कोशिश की कि बच्चों का वहाँ एडमिशन और 2 बच्चे सिलेक्ट भी हुए, बट पेरेंट्स तैयार नहीं थे कि उनको हॉस्टल में रखने के लिए। तो वो कोशिश थोड़ी हमारी कामयाब तो रही, बट बच्चे के पेरेंट्स को हम जो मानते हैं कि पेरेंट्स, तो हमने उसका रिस्पेक्ट करते हुए हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाया और इसी तरह से विशामों के साथ हमारा एक अभी तक का परिचय है और आज भी वो हमें पूरा मौका मिला उनसे आपसे बात करने का, विशामों परिवार में जो जुड़े हुए हैं उनसे बात करने का। तो ये ही बढ़िया विशामों के साथ हमारा एक जर्नी रही। इसके अलावा हमारा काम है, मैं आज प्रवास के बारे में बात करूँगी कि प्रवास हमें किस तरह ज़िंदगी को जीने का मौका देता है, किस तरह जीवन को लाइव बनाता है, मतलब जीवंत रखता है, किस तरह से हम सीखते हैं और लोगों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी में किस तरह से जीना, कैसे हमें ताकत मिलती है। प्रवास का मतलब ही होता है उड़ान, फ्लाई करना। जैसे हम कहते हैं ना कि जो परिंदे होते हैं ना, जो उसके पंख होते हैं, उसको जब वो हवा लेते हैं उसको वो प्रवास कहते हैं, जो उड़ान भरता है। तो प्रवास का भी काम है कि हमारे जो भी स्लम पॉकेट है और जो हमारे एरियाज़ है 5 बड़े, हाँ, जिसमें टारगेट ग्रुप महिलाएं हैं और एडोलेसेंट गर्ल्स है और बच्चे हैं, जिनके साथ हम उनके अधिकारों को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, उनमें जन जागृति लाके हम उनके साथ काम करते हैं। हमारा 3 तरह से अलग अलग काम है। महिलाओं के साथ है कि हम कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, ग्रास रूट की महिलाएं हैं, उनकी कम्युनिटी की जो बहनें हैं उनकी लीडरशिप को डेवलप करना, कि किस तरह से वो लीड करें अपने एरियाज़ में ग्रास रूट लेवल पे। तो उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं और उनको हम सक्षम बनाते हैं, उनको सस्टेन करते हैं कि वो किस तरह से अपने ही आसपास के जो एरिया है उसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके लिए वो किस तरह से अपनी मतलब आवाज़ उठाएं और अपने आसपास के एरिया को डेवलप करें। तो उसके लिए हम अलग अलग ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप, एक्सपोजर के थ्रू हम उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं और उनका आर्थिक योगदान और समाज में किस तरह से योगदान, और जब हम समाज और अपने परिवार के योगदान की बात करते हैं तो हमारा देश भी उसी तरह बिल्ड होता चला जाता है। तो हम इस तरह से ही पूरा काम करते हैं। महिलाओं के साथ हमारा 2 तरह का, जैसे कहा कि एक कैपेसिटी बिल्ड करना और एक हमारा काउंसलिंग सेंटर चलता है, जिसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं, जो आप जानते ही होंगे कि वो 2005 में वो कानून बन चुका है और वो कानून के रूप में आया है। ये एक बड़ी जो नारीवादी मूवमेंट है उसकी एक जीत है और मैं भी फेमिनिस्ट ख्यालों को रखना चाहूँगी, उसी नज़रिए से सोचती हूँ मैं। तो हमारा समाज, हमारा घर परिवार में महिलाओं के साथ हम जानते हैं कि अभी भी हमारी सोसाइटी में और देश में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी हमें दिखाई देती है, जो लिंग भेदभाव के रूप में हम जानते हैं कि बेटियों को कम पढ़ाना, घर से बाहर कम निकालना या छोटी उम्र में शादी कर देनी, बस उतना ही उनका एक सीमित जीवन को देखने का एक नज़रिया हमारी सोसाइटी का है। तो हर एक समाज में वो है। तो ये लिंग जो भेदभाव है, जो जिसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, उसको कैसे इक्वल करना हम समाज में चाहते हैं कि जो समाज में जिनका भी योगदान है उनका बराबरी का योगदान हो, वो किसी भी स्तर पर है, योगदान भी हो, उनका अपना हक भी हो, वो जन्म लेने से लेकर के उनकी एजुकेशन से लेकर के उनकी राइट टू चॉइस है, उनसे लेकर के इक्वालिटी के लिए काम करें। तो ये एक चैलेंज होता है कि आप समाज में किस तरह बदलाव लेकर आते हैं।
जब आप ऐसे ख्यालों को एक ग्रास रूट लेवल पे जो लेकर जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर लेकर जाते हैं, तो बहुत सारे मतलब चैलेंज होते हैं कि आपको सोसाइटी को अपने घर से चैलेंज करना पड़ता है। और घर में भी होता है ना वैसा कि अलग अलग तरह से देखने का नज़रिया होता है महिलाओं के प्रति और पुरुष के प्रति। तो एक ये जो मुहिम है वो घर से शुरू होती है और सोसाइटी, पॉलिसी लेवल, लॉ, इस तरह तक ले जाने का पूरा एक काम रहता है। तो इस तरह के प्रवास काम करता है। दूसरा काउंसलिंग सेंटर रहता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केस आते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो मार पीट, अलग अलग तरह के जो रहते हैं, मतलब वायलेंस, उसके लिए हम काउंसलिंग करते हैं बहनों के साथ। हम जानते हैं कि हमारा समाज है वो पितृसत्ता समाज है, पेट्रियार्कल सोच में है। तो जल्दी से हम किसी भी चीज़ को बाहर लाना होता है तो बड़ा मुश्किल लगता है, पर एक समय आता है जब सर से पानी ऊपर जाता है तो कोई भी, हम सब इंसान हैं, तो वो अपनी आवाज़ निकालता है। और हमने देखा कि जिस तरह हमारी महिलाओं की परवरिश और पुरुषों की परवरिश हर समाज में अलग तरह से होती है। तो महिलाएं अपना एक समय तक पूरा कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है, या परिवार को या शादी व्यवस्था है उसको चलाने की कोशिश करती है, पर एक समय के बाद जब वो टूटता है तो महिलाएं बाहर आती है, अपनी आप बीती बताती है, और उसके संघर्ष की कहानी अगर हम सुने सही में और उनको हम देखें तो शायद हमें ज़्यादा जीने की ताकत मिलती है उनसे। और ये जो संघर्ष है ना वो और भी हमें ताकत देता है। तो जब आते हैं महिलाएं तो वो बहुत दुखी होती है, बहुत सैड होते हैं, बहुत ही नर्वस होते हैं। तो उनको वापस अपने रोज़िंदा ज़िंदगी में किस तरह से हम ले जाएं और उसमें से बाहर निकालें, तो हम काउंसलिंग सेंटर के द्वारा उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें मोरल सपोर्ट देते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, लीगल सपोर्ट देते हैं, और उस वापस उनकी जो रफ्तार है लाइफ की उनको पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग तरीक़ों के काम में एक काम ये भी है। तो ये प्रवास का एक काम तो ये है। दूसरा है कि शांति का पैगाम पहुंचाना, कि हम मानते हैं कि हमारा देश है जो विविधता से भरा हुआ है, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति, अलग रंग, कलर, भाषा, बोलियां, खान पीन, अलग प्रदेश, अलग कपड़े, वहाँ के रीति रिवाज, फेस्टिवल, ये विविधता पूरे वर्ल्ड में हमारे देश में है। जो विविधता वो शायद कहीं नहीं होगी, इतनी विविधता से भरा हमारा देश है। तो उस बारे में समझना, उस तरह से देखने का अपना नज़रिया, विविधता में किस तरह से एकता बनी रहे, वैसे शांति के पैगाम भी हम पहुंचाने की और उसको समझने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो ये काम रहता है। और दूसरा रहता है कि मैं थोड़ी सी अब बात करूँगी कि किस तरह से हमने कोविड में काम किया। जो पेंडेमिक शुरू हुआ परवाज़ में, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप सभी जानते हो, एक महामारी फैली हुई थी, एक ऐसी बीमारी जो हम जानते हैं कि वो एक दूसरे को शायद छूने से या श्वास से इस तरह से फैलने की, जो अभी तक भी हम उसको झेल रहे हैं। मतलब कब तक वैक्सीन आएगी और हम उसमें से उभरेंगे और फिर एक बार हम अपने रूटीन कामों में और फिर एक बार आगे की और कैसे बढ़ेंगे। तो पेंडेमिक ने भी लोगों को बहुत परेशान किया, सभी लोग परेशान हुए। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में बहुत परेशानी है, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी है। हर एक वर्ग को लगता होगा कि मतलब मेरा रोज़गार चला गया, मेरे घर के कोई इंसान उसमें कोरोना में डेथ हो गई, या फिर अलग तरह की चैलेंज होंगे कि घर में खाना पीना नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर हम जानते हैं कि हमारे देश में लोग ये जिस तरह का पेंडेमिक चला तो डेली वेजेस लोगों और जो मज़दूर थे हमारे, जो हमारे देश की नींव है मज़दूर वर्ग, वो किस तरह से
उन्होंने ये झेला होगा। और जब हमें ये पेंडेमिक के बारे में तुरंत पता चला, हमने अपने एरियाज़ में अपने संपर्क में जो लोग थे उनसे बात करना शुरू किया, और हमारे एरियाज़ में अलग अलग जो स्लम पॉकेट है, शहरी है, जो जहाँ हमारी रीच हो सकती थी, हमने पूरी तरह कोशिश की कि हम लोगों को एटलीस्ट भूखे तो नहीं सोने देंगे, उनको खाना पहुंचाएंगे ज़रूर। मतलब इस पेंडेमिक में बाहर निकल के काम करना वो आसान नहीं था। लोग घर में रहने की, हम अभी भी बात करते हैं कि घर में रहो और सेफ रहो, बट शायद बहुत लोगों की ज़िंदगी भूख से भी दांव पर थी। तो हम नहीं चाहते थे कि कोई भूखा सो, जो हम जिनको जानते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी टीम ने लगातार काम किया अलग अलग तरीके से, और हमने पूरे शहर में अलग अलग कम्युनिटीज़ में वो वाल्मीकि समाज है, डीनोटिफाइड ट्राइब है, डेली वेजर्स है, जो मज़दूर झारखंड, बिहार, यूपी के जो फंसे हुए थे, उनको राशन पहुंचाया हमने जब तक लॉकडाउन पहला नहीं खुला। यानी कि लगातार हम उनके संपर्क में रहते थे, और हर परिवार में जाकर राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पूरी टीम हमारी इसमें अपनी जान की बाजी लगाकर काम करती थी। और मतलब दिन रात ये काम चलता था। हम लोग सुबह 6 बजे से रात के कम से कम 11 बजे तक काम करते थे। वो अलग अलग तरीके से कि सुबह 6 बजे से हमें पता चल जाता था कौन परिवार में खाना है, नहीं, आज कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमें पूरा अपना प्लान करना पड़ता था, और हम दिन में बाहर रहते थे पूरे दिन, और कई बार घर में आते थे। जितनी बार आते थे उतनी बार हमको प्रिकॉशन लेना पड़ता था। कई बार हम दिन में 4 से 5 बार नहाते थे, फिर वापस जाते थे, ग्लव्स लगाना, बार बार सैनिटाइज़र का यूज़ करना, मतलब ये आसान नहीं था। और फिर हमारे कई दोस्तों को उसमें कोरोना हो गया, वो पॉजिटिव आए 2 मई को, और हमारे 4 लोगों को पॉजिटिव आया और उन्हें एडमिट होना पड़ा। और हमें भी 21 दिन के लिए उनके साथ थे, तो हमें भी क्वारंटाइन होना पड़ा 21 दिन के लिए। और कोरोना से लड़ना, यानी कि हम जानते हैं कि बीमारी से हर किसी को डर लगता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई है। तो शुरू में थोड़ा सा डर लगा, बट लोगों की दुआएं थी, लोगों का इतना प्यार था, लोगों के आंखों में जो आंसू थे, उसे कहीं ना कहीं हमने पहुंचने की कोशिश की। और हमारे साथी एडमिट हुए, और उनको 21 डेज़ के बाद, तीसरे टेस्ट के बाद उनको नेगेटिव आया, और सभी दोस्त अभी सही सलामत है सभी की दुआ से। तो इस तरह हमारा पूरा जो कोरोना के टाइम पूरा काम चला, वो पूरा एक अभी तक चल रहा है, क्योंकि अभी भी हम जानते हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो, और बच्चे होते हैं, तो बहुत डर लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को तो दांव पे लगा सकते हैं, पर हमारे साथ और लोग हैं उनको नहीं लगा सकते, बट बाहर जो परेशान है उन्हें हम छोड़ भी नहीं सकते। तो ये हमें एक ऐसा चैलेंज है जिसको हमें डील करना पड़ता है दोनों तरह से, तो वो हम करते हैं। बहुत खुशी मिलती है, यही जीने की ताकत है, इसमें एंजॉय मिलता है। मेरे टॉपिक में लिखा है एंजॉय द लाइफ। लाइफ को अगर सही में आपको एंजॉय करना है तो सबसे ज़्यादा है कि आप दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों को प्यार बांटिए, उनके दुख में, उसके दर्द में शामिल होइए। कभी भी कोई दुखी लोग हैं या परेशान लोग हैं या जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, हम उनका हाथ ना छोड़ें। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है, ये हमें बहुत ताकत देती है। और दूसरा है, हम खुश रहने के लिए हमारी हॉबीज़ होती है कि हम म्यूज़िक सुनते हैं, डांस करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल आता है, मेरी भी लाइफ में एक बहुत स्ट्रगल आया था, और उस स्ट्रगल से मैं निकली, और फिर मैंने वही काम को चुना जो स्ट्रगल को मैंने फेस किया था, क्योंकि शायद मुझे लगा कि ये काम ने मुझे जीना सिखाया है, और ये काम को मैंने जिया है एक्चुअली में।
कि किस तरह से आप किसी भी समय जब मुसीबत में आते हैं तो आपको कैसे दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो कोई भी हमें मदद करता है वो हमें ताउम्र हमेशा ज़िंदगी में याद रहती है। और फिर हमें लगता है कि हमने अगर किसी से कुछ लिया है तो हमारा भी नैतिक फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कुछ दें। तो हमें जो हमारी देने की जो प्रवृत्ति है उसमें हमको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। हम जो संघर्ष करते हैं वो हमेशा ताकत बनती है। बहुत लोगों को लगता होगा, जो मुझे सुने रहे होंगे या जो सुनेंगे, कि हमारी सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ कहानी तो ज़रूर है। किसी की ज़िंदगी खाली नहीं है। कोई ऐसा कह दे कि मैं 100% बहुत खुश हूँ और बहुत सुखी हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा शायद कोई व्यक्ति नहीं होगा। छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होगी खुद को, परिवार में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, है ना, तो हमें वो सब चीज़ें बहुत लगती है। तो ये चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें जब हम करते हैं ना, कि जैसे विश्राम कर रहा है, एग्ज़ाम्पल, एक जीवंत उदाहरण, कि वो बच्चों को लाता है, उनको पसंद करता है, वो छोटे से 5 साल के बच्चों को मतलब बड़ा करना, अपने साथ पढ़ाना, उसकी लाइफ बनाना, उसमें सुदेशना जी और अम्मी बहन, मैं दोनों को जानती हूँ कि वो कितनी खुशी महसूस होती होगी। एक जो संतोष कहते हैं ना जीवन में, वो ऐसे ही कामों से मिलता है। ज़रूरी है कि हम इसको दिल से करते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि ये काम कितना बढ़िया है कि हम समाज के लिए कुछ करते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए करते हैं जहाँ वो किसी रूप में वंचित है, आर्थिक रूप से या एजुकेशन से या अपने खाने से या अच्छी पढ़ाई से। तो हम जब उनकी मदद करने लगते हैं तो हमें एक हूफ मिलती है, हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है कि क्या है। तो लाइफ में अगर ऐसा करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि आज के टॉपिक में ऐसा ही है कि आपको अगर अच्छी लाइफ जीनी है, जीवन का आनंद लेना है, तो दूसरों की मदद कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखें। हमारी नीड और हमारी जो लग्जरियस है उसके बीच के फ़र्क को भी हमें ज़रूर समझना चाहिए। जो आज का माहौल है कि हम हर चीज़ की, हमारी जो नीड है, हमारी ज़रूरत है, वो पहले हमारी पूरी हो जाए, फिर हम शायद लग्जरियस की ओर जाए। या फिर हम देखते हैं कि बहुत समाज में कभी कभी हमें अलगता दिखने के लिए मिलती है कि कोई बहुत आगे है और हम पीछे हैं। तो ये चीज़ें, ये हमारी सोच है एक्चुअली में। आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे लगता है कभी कभी कि जहाँ पर कोई पीछे है तो उसकी मदद करके हम समाज में भी बराबरी लेकर आए, कि सब इक्वल हो हर तरह से, खास करके आर्थिक रूप से, रिश्तों की बराबरी में हम इक्वल हो, सभी को एजुकेशन मिले, सभी अच्छा पढ़े, ऐसी इक्वालिटी हम चाहते हैं। तो हम जब ये इक्वालिटी के लिए काम करते हैं तो हमें खुद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो विसामो भी इस तरह का काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने को खुश रहना है लाइफ में, तो लाइफ में दुख भी आता है, और उस दुख के साथ आपको फेस करना है। दुख को भागना नहीं है, मुंह नहीं मोड़ना, मुड़ नहीं जाना, आपको उसको फेस करना है और उसको डील करना है कि हम कैसे, मेरे आए हुए जो मुसीबत है या दुख है या जीवन में जो समस्या आई है, उसको मैं कैसे डील कर सकती हूँ। मुझे किसकी मदद की ज़रूरत है तो मैं उसको कैसे बोल सकती हूँ। मेरे दोस्त हो सकते हैं, परिवार हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन, कोई भी हो सकता है जिसके आप ज़्यादा करीब हो। तो लगता है कि हाँ, हम उससे मदद मांगने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। मदद देने वाले का फ़र्ज़ है और मांगने वाले का हक है। हमेशा ये याद रखिए, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम उस पर बिल्कुल एहसान नहीं करते, ये हमारी जवाबदारी है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। तो हमें उसकी एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए और उसको मदद करनी चाहिए, या हमें मदद की ज़रूरत है तो हमें उससे मदद मांग के आगे चढ़ना चाहिए और अपने को मुसीबत से बाहर निकल के जीना सीखना चाहिए। जीना बहुत सरल है, जितना आसान तरीके जीने के हम अपने जीवन में अपनाते हैं, उतने ही ज़िंदगी को हम आसानी से जी पाते हैं। हाँ, जीवन में आपके चैलेंज है, आपके ख्वाहिशें हैं, आपके सपने हैं, उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए।
बट कभी कभी हम लोग बहुत उतावले हो जाते हैं, हमें एक टाइमलाइन बांध लेते हैं कि मुझे 2 साल में यहाँ पहुँच जाना है, 3 साल में यहाँ पहुँच जाना है। करना चाहिए एक टाइम भी, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम में करो, या उससे ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो तब थोड़ी हताशा आती है जब हम एक टाइमलाइन को बांधते हैं, तो उससे बिल्कुल भी हताश नहीं होना। तो हमें लगता है यार मेरी लाइफ तो मैंने ये गोल तय किया था, अब मैं बिल्कुल 3 साल हो गए, मुझे यहाँ पहुँचना था, अब मैं अजू और मेरे को 2 साल लग जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा ठहरना है। और लाइफ ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इतने साल में ये कर लेना है, इतने साल में ये कर लेना है। हाँ, नहीं होता तो टाइम ज़्यादा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 साल की जगह अगर मैं 5 साल में मेरी ये सपने को पूरा कर लूँगी कि मुझे जाके फॉरेन में पढ़ना है, जाके जॉब करना है, जाके मुझे कुछ IPS ऑफिसर बनना है, IAS बनना है, ये एग्ज़ाम देना है। अगर मैं 2 साल की जगह उसको 3 साल ले लूँ तो कोई ज़िंदगी का 1 साल कम हो जाएगा, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट कई लोग उसको सोच के हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो वो हमें फिर जीवन जीने में हमें तकलीफ़ आने लग जाती है। तो वो जो लाइफ है वो ऐसे नहीं चलती कि टाइम टू टाइम चलेगी, थोड़ा आगे पीछे होगा। तो जीवन को अगर सरल बनाना है तो थोड़ा उसमें बांध छोड़ करनी पड़ेगी। अगर उसको आप पकड़ के रख लिए एक चीज़ को तो शायद हम थम जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है, आपके दिल को भी जो अच्छा लगता है अच्छा वो करना चाहिए। हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हुए होंगे क्योंकि विशामों का काम ही बच्चों के साथ है। तो आप जानते हैं कि बच्चों को जो मन में अच्छा लगता है बच्चों को वो करना चाहिए। जब उसको खाने का मन हो तो उसे खाना चाहिए, जब उसको पढ़ने का मन हो तो पढ़ना चाहिए, जब नहीं भी पढ़ने का मन हो तो नहीं पढ़ना चाहिए थोड़ी देर के लिए, जब खेलने का मन हो तो खेलना चाहिए। खेल खेल के अपने चीज़ों को सीखना भी चाहिए। और टीचर्स भी रहते हैं तो टीचर्स के लिए भी मैसेज है कि उनको भी बच्चों के बिना नहीं चलता। तो टीचर्स और एक विद्यार्थी होता है, जो स्टूडेंट है, उसकी एक अपनी बॉन्डिंग होती है कि मुझे भी सुबह जाके अपने टीचर्स को देखना है पहले, और टीचर्स को भी होता है कि बच्चों को देखना है सुबह उठकर। तो अब हम एक दूसरे के साथ इस तरह हम लोग बने रहते हैं। तो ओवरऑल मैंने अपने काम की, पेंडेमिक की काफ़ी बात करी, और अपनी ज़िंदगी से शायद मेरे टॉक से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। और मैंने कहा कि एक सिंपल अपनी ज़िंदगी का आप स्लोगन बनाइए कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, गॉड को थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने हमें एक अच्छी लाइफ दी है। तो उसको हम सरल तरीके से और खुशी से जिएं और लाइफ को पूरा एंजॉय करें। कितनी भी मुसीबत आए, मुसीबत से बाहर निकले और खुश रहे। थैंक यू विशामो कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगी। सभी को मेरा खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।